मोदी जी जिस इंडिया में रहते हैं वहाँ विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, चारों तरफ चमक धमक है। और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है, 1 मिनट में 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ कर्ज है, नशा है। उस समस्या पे जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो एंटी नेशनल है। अपंग औलाद पैदा हो जाए, माँ बाप सफर कर लेंगे, लेकिन 25-30 साल की पढ़ाई, पैसा कौड़ी सब कुछ लगाने के बाद व्यवस्था ने उसे अपंग कर दिया तो ये बर्दाश्त नहीं होता। समझ रहे ना। इस पे नीरज कहते थे, सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लूट गया सिंगार भी सभी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। हम नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है। हम अपने देश को माँ मानते हैं। हम अपनी माँ के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं कर सकते, अपने देश को बिगड़ने नहीं देंगे। मैं पूरी तरह अनपढ़ गवार झाइल हूँ, मैं इस बात को कैमरे पे आपके दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस बेबसी को, इस दर्द को, क्योंकि मैं जी रहा हूँ। धर्म नहीं अधिकार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोजगार है असली मुद्दा इस बार। नफरत की राजनीति बंद करो। ये नहीं कह रहे कि मुझे मोदी जी लुटेन दिल्ली में 200 गज का प्लाट दे दीजिए, राज्यसभा में कोई सीट दे दीजिए या एनडीए में कोई मंत्रालय दे दीजिए। 16वां दिन है सोनम सर के अनशन का, वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं, 8 किलो उनका वजन घट चुका है, वो चल नहीं पा रहे ढंग से, खड़े नहीं हो पा रहे ढंग से। अब क्या करें? राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जल्दी से जल्दी आप बर्खास्त करो। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का आज 28वां दिन है और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। शाम का वक्त है। भीड़ इसलिए है क्योंकि आज अभिषेक बनर्जी यहां पर आए हुए हैं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और मीडियाकर्मी भी उनको देखने के लिए, उनसे बाइट लेने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आज आपको बता दें दर्शकों की हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का भी आज 16वां दिन है। मेरे पीछे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक बार दिखाइए। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है हंगर स्ट्राइक का 16वां दिन यानी 16 डेज है। और आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो 20 मार्च को कह सकते हैं संसद की ओर कूच करने का आह्वान किया गया है सोनम वांगचुक जी की तरफ से, तो क्या छात्रों की दिलचस्पी है, क्या वो जाना चाहेंगे, क्या सोनम वांगचुक के साथ हैं और आखिर ये कब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान, जैसा कि सभी जानते हैं मैं छात्र नहीं हूँ, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैं अशिक्षित हूँ लेकिन शिक्षा की गंभीरता को समझता हूँ, उन सपनों को समझता हूँ जो माँ बाप देखते हैं, उन सपनों को समझता हूँ जो माँ बाप देखते हैं। 24-25 दिन हो गए हैं आज 24-25 दिन हो गए हैं। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आज आयशा से दीपक इतने सीरियस थे कि उन्हें अस्पताल ले के जाना पड़ा। 10-15 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे थे, पानी पे थे, कुछ खाया पिया नहीं। इतनी गर्मी में जंतर मंतर पे इस शारीरिक पीड़ा के साथ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनम सर दुनिया के एक सम्मानित नागरिक हैं, उन्हें क्या चाहिए? 59 साल की उम्र में उनका निजी स्वार्थ और मोह क्या हो सकता है? मैं आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, उनका निजी स्वार्थ और मोह क्या हो सकता है? 59 साल की उम्र में वो ये नहीं कह रहे कि मुझे मोदी जी लुटेन दिल्ली में 200 गज का प्लाट दे दीजिए, राज्यसभा में कोई सीट दे दीजिए या एनडीए में कोई मंत्रालय दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस देश की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए धर्मेंद्र प्रधान की, और वो इस्तीफा दे, वो अपना इस्तीफा दे। समझ रहे हैं? वो अपना इस्तीफा दे। ये कोई बड़ी मांग तो नहीं है। लोकतंत्र में अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए, बात होनी चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो साफ सुथरे लोकतंत्र में ये वो जिंदा दिल लोग हैं जो संसद को आवारा नहीं होना देना चाहते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। एक साफ सुथरे लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत आप अभिव्यक्ति और लोकतंत्र अपने मौलिक अधिकार दिए हैं। उस मौलिक अधिकारों के तहत यहाँ तमाम लोग, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष राका, विजेता दहिया और तमाम छात्र यूनियन और एकता और मजदूर किसान के साथ सब लोग इस लड़ाई का हिस्सा हैं और लड़ रहे हैं।
क्या लगता है आपको कि 20 जुलाई को संसद की ओर कूच करने को कहा गया है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? 20 जुलाई को सोनम सर ने कहा है कि सरकार शायद हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे हैं। 20 जुलाई को हम मोदी जी के पास जाएंगे और अपनी पीड़ा बताएंगे गांधीवादी तरीके से, अहिंसा का दामन पकड़ते हुए। समझ रहे सर, मैं एक श्रमिक हूँ, मजदूर वर्ग से आता हूँ। देश की कैपिटल और राजधानी में मैंने बार बार बताया है, बड़े टीवी चैनल मेरे घर गए, ललन टॉप जैसे इंडिया टुडे ग्रुप पूरा गया, उन्होंने देखा जहाँ सामान्य न्यूनतम मजदूरी की बात होती है, जहाँ सामान्य न्यूनतम मजदूरी की बात होती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्रमिक वर्ग से आता हूँ, सलम में रहता हूँ। मैंने कैमरे पे दिखाया कि महिलाएं 6 से 8 हज़ार रुपये में काम कर रही हैं, पुरुष 10 से 14 हज़ार रुपये में काम कर रहा है। भारत की राजधानी में ये किस तरीके का आर्थिक शोषण है, किस तरीके का सामाजिक और शारीरिक शोषण है। जब भारत में आपकी बनाई हुई व्यवस्था जमीन पे राजधानी में जमीन पे लागू नहीं हो रही तो भारत की क्या स्थिति होगी। मोदी जी इंडिया में रहते हैं जहां विप्रो है, सिप्लो है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, चमक है, दमक है। हम उस भारत में रहते हैं जहां का एनसीआरबी का डाटा कहता है, गृह मंत्रालय से संचालित एनसीआरबी का डाटा कहता है 2024 का कि भारत में 1,70,746 लोगों ने खुदकुशी की है। उनमें 31% लोग दिहाड़ी मजदूर थे। वजह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव। 8 से 9% छात्र थे, मरे सभी थे। और इसको अगर दिन में निकालेंगे तो 467 लोग और मिनट में निकालेंगे तो हर मिनट 3 लोगों ने अपनी जान दी है। इतनी बेबसी, इतना गम और इतनी निराशा के साथ भारत में लोग जान दे रहे हैं। यह मैं नहीं, एनसीआरबी का डाटा कहता है, भारत सरकार की वेबसाइट कहती है, जो डाटा उन्होंने रखा। और आप पत्रकार हैं, मिलत टाइम से हैं, बहुत बाखूबी जानते हैं सारे मामले थाने तक नहीं आते, सारे मामले थाने तक नहीं आते, तो इसकी तस्वीर और ज़्यादा भयानक हो सकती है। तो सोचिए, जहाँ लोग निराशा से अपनी जान दे रहे हैं, तो वो कैसा अमृतकाल है, वो किसी भी तरह का अमृतकाल नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समान न्यूनतम मजदूरी 1948 अधिनियम 1948 पूरी तरह का खोखला है, जो कहता है 8 घंटे की ड्यूटी और 4 छुट्टी और तमाम सुरक्षा की बातें करता है। बिल्कुल भी नहीं इस बात पे यकीन किया जा सकता है। मजदूरों पे बहुत बड़े स्तर पे उनके वेतन को खाया, उनकी मेहनत का हक मारा जा रहा है। शारीरिक प्रताड़ना और कई जगह तो पुरुषों को ओवर टाइम और नाइट भी नहीं दिया जा रहा। समझ रहे हैं कितनी गंभीरता है उस देश में, जिस देश में हर पल प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की हो गई है, यानी पर कैपिटल इनकम वो निकालते हैं 2,40,000। कितनी? 2,40,000 पर व्यक्ति आए, महीना निकालते 20,000। क्या ये भारत की सच्चाई है? बताइए, ये सच्चाई है? क्या करते हैं? मैं मजदूर हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, रेडी लगाता हूँ। मेरा बैकग्राउंड सोशल मीडिया की, यूट्यूब की दुनिया में दबा हुआ है कि उसके कब्रिस्तान से आप निकाल सकते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप पूरा ग्रुप मेरे घर गया था। मैं सलम में रहता हूँ और एक मजदूर हूँ। मेरा कहने का मतलब है, आपकी लड़ाई श्रमिकों को लेकर है, स्टूडेंट्स को लेकर है? मैं आया सीजीपी के प्रोटेस्ट में। मैंने पहले ही कहा, सोनम वांगचू जी की जो लड़ाई है, अभिजीत दीपके की जो लड़ाई है, वो मेरी लड़ाई है। सपने सब देखते हैं, हायर एजुकेशन में जाना सब चाहते हैं, नीट में, जी में, यूपीएससी में या IIT में। अगर किसी ने मेहनत करी है और अपना सब कुछ लगा दिया, समझ रहे हैं, अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया और परिणाम स्वरूप उसे सिस्टम अपंग कर दे तो क्या करेंगे? क्या रास्ता है? सोनम वांगचू ये तो नहीं कह रहा कि मुझे कुछ निजी लाभ दे दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दीजिए। और आप कहीं भाई श्रमिकों की बात क्यों कही? तो मैं एक मजदूर वर्ग से आता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ। और इस देश में बहुत बड़े स्तर पे श्रमिकों का शोषण हो रहा है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पूरी तरह खोखले हैं। जब आप 3 तलाक पर रातों रात फैसला ले सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड पर रातों रात कानून लेके आ सकते हैं, आप धारा 370 पर रातों रात लेके आ सकते हैं कानून, तो फिर इस अधिनियम 1948 को चेंज कीजिए और इसे सख्त बनाइए कि कोई भी कंपनी किसी श्रमिक का अधिकार, उसकी मेहनत को ना खा सके। सारी लेबर यूनियन बिकी हुई है। सरकार की मंशा नहीं है ना? सरकार की मंशा नहीं। क्या नाम है आपका? सब, मेरा नाम अजय है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ और
जैसा भाई ने कहा, जैसा भाई ने कहा, जैसा भाई ने कहा कि इनका मैंने वीडियो देखा इंडिया टुडे लंदन टॉप वाला, तो ये तो एजुकेटेड नहीं है, पता है, फिर भी ये देश का नागरिक है ना। ये जो देश का नागरिक है ये मेरा भाई है, ठीक है। मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। देखो हम भाई हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और हम सब ये इसी भारत की खूबसूरती है, बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, बेरोजगार हैं। गौर से सुनिएगा, आपके दर्शकों को भी मैं बता रहा हूँ क्या चल रहा है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उनकी आमदनी 0 है। उस कमरे में एकदम से अंबानी जी आए, उनकी प्रतिदिन की आय 10 करोड़ रुपए है। तो गणित करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल रही है? 2 करोड़ रुपए। हकीकत में आज भी उन चारों के पास कोई पैसा नहीं है, ना रोजगार है। इसी गणित को आप देश स्तर पे लीजिए, पर व्यक्ति आय 20,000 निकलती है, 2,40,000 निकलती है। लेकिन हकीकत यह है कि देश में बड़े स्तर पे श्रमिकों का शोषण होता है और बड़े स्तर पे बेरोजगारी है और बड़े स्तर पे जो है इस व्यवस्था में अंधेरा है जिसे छांटने की ज़रूरत है। और इस अंधेरे के मालिक हैं वो कॉरपोरेट घराने, वो व्यवस्था जो दोनों एक दूसरे की साठ घाट करके चलते हैं। मजदूरों के हित में कुछ काम नहीं करेंगे, गरीब क्या है कि अमीर बन जाएंगे, लेकिन गरीबी को और गरीब कर देंगे। क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? तो ये तो सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। अभी मैंने 10 साल पहले बीटेक की पढ़ाई की है, 2 साल लगे मुझे जॉब करने के लिए, मतलब जॉब पाने के लिए। इतना स्ट्रगल है, इतना कंपटीशन है। हालांकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है इंडिया में। मैं जो एजुकेशन मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, तो तेलंगाना में क्वालिटी एजुकेशन मतलब इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता है। आप बीटेक करने के बाद हर साल 10 से 15 लाख ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, मतलब ग्रेजुएट होते हैं। उनको क्या नौकरी मिलती है क्या? बात बिल्कुल सही है, पते की बात है। आप बार सुनिए, मोदी जी जिस इंडिया में रहते हैं वहाँ विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, चारों तरफ चमक धमक है। और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है। 1 मिनट में 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ कर्ज है, नशा है, गुस्सा है और ये पेपर लीक है, तमाम समस्याएं हैं। उस समस्या पे जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो एंटी नेशनल है और कहते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है, डब्ल्यू गैंग वाले हैं। ये हर आंदोलन में, ये CNRC आंदोलन में ये कहते थे, किसान आंदोलन में ये कहते थे, अब ये इस नौजवानों के आंदोलन को भी ये दाग लगा रहे हैं। आप सोचिए, हम गांधी की बात करने वाले लोग हैं, अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, देश के मंत्री पद पे बैठे हुए लोग, बड़े पद पे बैठे हुए लोग अगर हमें दहशतगर्द बताएंगे, उनके अगर समर्थक अगर कल को रोड पे, चौराहों में, सड़क में, मेट्रो में, गली में कहीं अगर किसी प्रकार की किसी के साथ हिंसा करते हैं, सोचिए मैं बात रख रहा हूँ, और मेरे साथ ही किसी तरह की वारदात हो जाती है, तो क्या भारत सरकार या शिक्षा मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? बोलने का तो मुझे मौलिक अधिकार है, मैं बोलूँगा, मुझे बोलने का मौलिक अधिकार है। लेकिन भाई का जो बोलना है वो सही है एक्चुअली, मतलब इनकी बात सही है। अब एजुकेटेड लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, और अनएजुकेटेड लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जैसे सब लोग। सुनिए, निराशा पे ना एक लाइन कहने दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। निराशा पे ना नीरज ने कही कि भाई ने कहा ना कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष जीवन का पथ है, संघर्ष सभी करेंगे। और देख लीजिए, लेकिन कहते हैं कि अपंग औलाद पैदा हो जाए, माँ बाप सफ़र कर लेंगे, लेकिन 25-30 साल की पढ़ाई, पैसा कौड़ी सब कुछ लगाने के बाद व्यवस्था ने उसे अपंग कर दिया तो ये बर्दाश्त नहीं होता। समझ रहे ना? इस पे नीरज कहते थे, सपन जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लूट गया सिंगार भी सभी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए, साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। समझिए इस दर्द को। तो भाई का जो अंदाज़ बयां है, भाई कहावत है, जो नहीं बोलेगा वो मरेगा। क्या कहना चाहते, क्या नाम है? तो इससे अच्छा है कि बोल के ही मरेंगे। क्या नाम है आपका? और इस्तीफा लेके ही मरेंगे। राजकुमार नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हैं? इनकी बातों से मरने का मतलब, कहने का भाई, ये कहने का मतलब वो है एक्चुअली। राजकुमार भैया, मैं इस देश के बड़ी आबादी, श्रमिक आबादी की बात कर रहा हूँ। क्या उनके साथ शोषण नहीं हो रहा भाई? बिल्कुल हो रहा है, खुले स्तर पे हो रहा है, खुले स्तर पे हो रहा है भाई। इंडिया टुडे के बड़े पत्रकारों के मंच में ये बात रिकॉर्ड हुई है। क्या करेंगे? लेकिन हम लड़ेंगे, सुनो लड़ते रहेंगे भाई। गांधी वाली तरह मेरी से। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। नहीं तो एक्चुअली
देख भाई के पास और बहुत मेरी talent- बात सुन लो, मैं इनकी तरफ उनको से तो बोलने अरे दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं रामधारी सिंह दिनकर के माध्यम से आपको बता दूं कि एक लाइन है, सतह विपत्ति जब आती है कायर को ही दिलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छल नहीं एक धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं, हम कांटों पे राह बनाएंगे। सर मुझे लगता है ये पॉलिटिशियन बनेंगे फ्यूचर नहीं में। नहीं, मेरे को पॉलिटिशियन नहीं बनना। नहीं, मैं आपके आज पास आवाज ही talent है। बनना है। भाई बनो, पॉलिटिशियन बनो। हमें आवाज ही बनना है। पॉलिटिशियन की जरूरत है देश को। नहीं इनके पास टैलेंट है। आप इनकी बात से क्या कह रहे थे, आपको राजकुमार भैया बताइए। आप बताओ इन्हें कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं मैं अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत है। ये दोनों शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और मैं पूरी तरह अनपढ़ गवार झाइल हूँ। मैं इस बात को कैमरे पे आपके दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस बेबसी को, इस दर्द को, क्योंकि मैं जी रहा हूँ। मैं उस आबादी से आता हूँ जिस आबादी का 90% असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करता है, जिसके पास SIPF नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक मदद नहीं है। क्या भारत सरकार के पास उनके लिए, देश की बड़ी आबादी के लिए क्या विजन है? जो 90% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, उन्होंने पिछले 14 सालों में उन मजदूरों के लिए क्या किया और आगे क्या विजन है, बताएं। आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं पूछता रहूँगा। आपको अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो ठीक। क्या नाम है आपका? आचार्य रामानुज। कहाँ से आए हैं आप? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ और यहीं पर दिल्ली में। इस प्रोटेस्ट से जुड़ने का क्या मकसद है, क्या करना है? इस प्रोटेस्ट को देखने आया था, समझने आया था स्थिति क्या है और इसका प्रारूप क्या है, किस तरीके के हमारे युवा इससे जुड़ रहे हैं, बस इतना देखने आया था। क्या अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन मेरा इतना है, हम देश में कुछ भी करें, एक चीज़ मान के करें, हमारा देश है, हमको ही संवारना है और इस मुल्क को कोई और संवारने नहीं आएगा, न इसको समझने आएगा। इसलिए बहुत प्रेम से, बड़े करुणा भाव से देश को संवारना पड़ेगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और एक चीज़ याद रखना चाहिए, जिस समाज में आंदोलन चल रहे होते हैं, जिस समाज में धरने प्रदर्शन ये चल रहे होते हैं, उससे ये प्रतीत होता है वो समाज जिंदा है, वहाँ पर सोचने का नज़रिया जिंदा है। तो छात्रों का जो अभी तक प्रोटेस्ट हो रहा है कि 28वां दिन है आज, हंगर स्ट्राइक भी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि इससे कुछ बदलाव होगा, प्रभाव पड़ेगा कुछ? देखिए, सत्ता के जो सिंहासन होते हैं ना, वहाँ तक चीखें बहुत देर में पहुँचती हैं, लेकिन पूज्य बापू ने एक हम लोगों को जो हथियार दिया था, वो था भूख का हथियार, सत्याग्रह का हथियार। तो बापू ने एक बात कही थी कि सत्ताओं के कानों तक चीख लेट में पहुंचती है, लेकिन भूख की आवाज़ जल्दी पहुंचती है। तो शायद सत्ताओं तक की आवाज़ पहुंचेगी। और दूसरी बात, जैन जी इस चीज़ देश का जानता है, हम नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, हम अपने देश को माँ मानते हैं। हम अपनी माँ के साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं कर सकते, अपने देश को बिगड़ने नहीं देंगे, अपने देश को संवार के चलेंगे, संभाल के चलेंगे, प्यार करके चलेंगे। अभी तक आपने इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा देखा जो देश के खिलाफ या इस तरह का कुछ? नहीं, देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं, आपका आंदोलन जब सर्व समाज का है, क्योंकि जब युवाओं का आंदोलन है ना, छात्रों का आंदोलन है ना, तो जो छात्रों का आंदोलन हो तो उस आंदोलन को कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं प्रयोग होने देना चाहिए, वो कभी भी किसी समाज के खिलाफ नहीं प्रयोग होने देना चाहिए, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं प्रयोग होने देना चाहिए। दल को गाली दे सकते हो, राष्ट्र को गाली नहीं दे सकते। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी यादव, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली में ही रहती हूँ। आपने पोस्टर पे लिखा है 20 जुलाई संसद चलो। हाँ, तो 20 तारीख को संसद चलो, यही हमारी बात है, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ पे आपको पता है 23 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन है सोनम सर के अनशन का। वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं, 8 किलो उनका वज़न घट चुका है, वो चल नहीं पा रहे ढंग से, खड़े नहीं हो पा रहे ढंग से। अब क्या करें? इतने बड़े एक्टिविस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट आपके देश के बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जिसको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, वो बहरी बनी बैठी है, वो तो सुन ही नहीं रही है ना। इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि 20 तारीख को संसद चलेंगे, वहाँ जाएंगे
तो क्या पता उनको सुनाई दे और वो हमारी पुकार को सुन पाएंगे और 20-22 बच्चों की जो जाने गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान तब जाके क्या पता इस्तीफा दे दे। वैसे तो हमें पता है ये सरकार निकम्मी है, बिल्कुल सुनती ही नहीं है, कहती है कि हम रिज़ाइन ही नहीं करते, पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, हम भी जिद पे है कि वो सुने, हमारी बात को माने। क्या लगता है आपको कि रिज़ाइन देने से और नया शिक्षा मंत्री के आने से कुछ सुधार की उम्मीद है? एग्जैक्टली कुछ सुधार की उम्मीद है, तभी तो हमें पता है पूरी चीज़ें अचानक से चेंज नहीं होगी, एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है चीज़ों को बदलने में, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करना होगा ना, तो वो शुरुआत बस यही है। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हैं और आज अनशन का 16वां दिन है। कई छात्र हैं जो अस्पताल में हैं, उनकी कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं सीरियस है, इस वजह से उनकी जगह कोई और छात्र आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समाज सेवी अनुज शर्मा। क्या कहना चाहते हैं? आज हमें ये देखने को मिला कि आपके कुछ सहयोगी अस्पताल में भी गए हैं, तो अभी इनकी कंडीशन क्या है? कौन से वो लोग हैं जो अनशन पर बैठे हैं? देखिए, ये वे लोग हैं जो आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये वे लोग हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, ये वह लोग हैं जो परीक्षा देकर आ रहे हैं, ये वह लोग हैं जिन्होंने परीक्षा देते समय वो जो पीड़ा सही है, वे लोग हैं, ये वह लोग हैं जिनके माता पिताओं ने गहने बेचकर, लोन लेकर, पैसे लेकर पढ़ाया है, ये वह लोग हैं। अच्छा, क्योंकि मैं वही सवाल आपसे दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते होंगे कि क्या मांग है। मेरा सवाल ये है कि 20 जुलाई को सोनम वांगचुक की तरफ से आह्वान किया गया है कि संसद की ओर जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो कूच करना है, तो क्या इरादा है? क्या आप लोग सोनम वांगचुक के साथ हैं, क्या फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे या फिर यहीं तक है? देखिए, हमारे नेता हैं सोनम वांगचुक जी, हमारे साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, हमारे प्रिय हैं सोनम वांगचुक जी, ये देश के दूसरे गांधी हैं। इनको क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो जाके वहाँ पे एसी में बैठ के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक इनको इंटरनेशनल लेवल पे लोग बुलाते हैं, कहाँ नहीं बुलाते, कितना नाम विख्यात है इनका। 3 इडियट्स जैसी मूवी जो ब्लॉकबस्टर मूवी हुई, उसमें आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं के जीवन पर आधारित तो था। इनको क्या जरूरत थी? पर इन्होंने देखा नहीं, ये मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, ये देश के बच्चे हैं। उन्होंने क्यों सुसाइड किया? ये मेरे देश के बच्चे हैं, उनके लिए मुझे आवाज़ उठानी होगी, उनके परिवार के लिए मुझे आवाज़ उठानी होगी। और उनको क्या जरूरत है आज अनशन पे बैठने के लिए? उनका वजन दिन पे दिन कम होता जा रहा है, हालत क्रिटिकल होती जा रही है, उनसे चला नहीं जा रहा, उनसे बोला नहीं जा रहा। अब देख रहे हैं मंच का संचालन भी नहीं हुआ आज पूरा सही से, आपने देखा होगा, मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे चला होगा, इसलिए उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अब बात देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था बदलेगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था बदलेगी जब जिस दिन सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अमीर और गरीब की खाई खत्म होगी, जाति और धर्म की खाई खत्म होगी, ऊंच और नीच की खाई खत्म होगी, जब देश विकास की ओर जाएगा। चाणक्य नीति बोलती है, जिस देश का राजा जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग या अन्य चीज़ों में बांटे, वह देश विकास की ओर नहीं जा सकता। तो क्या लगता है ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में उलझी हुई है? उलझी हुई है, जब भी तो आज बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में कम, विदेश में ज़्यादा रहते हैं। अब देश में रहते तो समस्या को समझ भी पाते। क्या नाम है आपका? सर बहादुर सिंह। आप भी हंगर स्ट्राइक पे हैं? हाँ सर, 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आज। 13 दिन हो गए हैं? हाँ जी। अभी स्थिति कैसी है आपकी, बात कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, आपने एक क्वेश्चन किया था, तो देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी कुछ मांगें हैं। अगर ये सरकार लागू करती है तो 110% जो है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। सबसे पहली मांग हमारी है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकार अपने अधीन ले। दूसरी हमारी मांग है, भारत सरकार एंड राज्य सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी हैं और जो भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो लाभ लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य हो। तीसरी मांग है हमारी, भारत में शिक्षा को पूर्ण रूप से आधुनिक और समान किया जाए। चौथी मांग है हमारी, शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री की जाए। और पांचवी मांग है, जो भारत के जो नेता होते हैं उनके बच्चों को इंडिया में ही पढ़ाया जाए, ये अनिवार्य हो। ये 5 मांग है, जिस दिन आप इंडिया में लागू कर दोगे, शिक्षा का स्तर जो है ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? नेताओं के बच्चे सरकारी सर 100% हो गया खत्म हो जाएगा। सर ये देखिए, अब हम जो है मार्केट में जब आए हैं तो ये लेके ही जाएंगे, चाहे हमको लग जाए 3 साल या लग जाए 5 साल। अब हमको जब हमने रट लिया है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है तो हम हटने वाले नहीं हैं।
हमारे पिता तुल्य किसान जब 1.5 साल तक बैठ सकते हैं तो हम तो उनकी संतानें हैं, 5 साल भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अब हम सरकार को जो है कहीं ना कहीं उनकी जगह पे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें औकात दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि इस तरह के कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं तो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि खालिस्तानी या और भी देशद्रोही टाइप के, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए सर, एक चीज़ है, छात्र पर अगर अपने हक की बात करे तो उनको भी आप आतंकवादी कह दीजिए, किसान अपने हक की बात करे तो खालिस्तानी कह दीजिए, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने हक मांगे तो आप उनको देशद्रोही कह दीजिए। तो सर देखो, जवाबदेही पे अगर कोई भी व्यक्ति है, जवाबदेही अगर मांगता है सरकार से, जैसे जो है न्याय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई, सर इन पे अगर कोई भी व्यक्ति जो है सवाल खड़े करता है, और जबकि ये इस पे सवाल जो है जो हमारे भारत की जो मीडिया है, जो अभी जो है सरकार की जो है चाटुकारिता में लगी पड़ी है, उनको सवाल करने चाहिए। और अगर वो सवाल नहीं करते हैं, अगर खुद आके बंदा सामने से करता है, जैसे किसान है, छात्र है, मजदूर हैं, तो उनको ये खालिस्तानी बोलने का काम करते हैं, देशद्रोही बोलने का काम करते हैं, तो सर ये देखिए, ये तो सरासर जो है नाइंसाफ़ी चल रही है देश में, और जो है सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। क्या नाम है आपका? हबीब आलम। कब से जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट? यहाँ से प्रोटेस्ट हमारा हो गया 7 डेज। आप भी हंगर स्ट्राइक पे? हाँ, आज से हैं, कैसे देख रहे हैं दिन ब दिन यहाँ से। क्या कहना चाहते हैं? बस यही करना चाहते हैं, जो भी कमियाँ हैं सरकार के अंदर वो कमियाँ को दूर करें और अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे, ताकि जो छात्र आज आत्महत्या कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके वजह से कई लोगों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है। जब एक छात्र अपना आत्महत्या कर रहा है तो उसका माँ बाप भाई बहन सब किसी को दिक्कत सहना पड़ता है, जिसके कारण से वो अपना सिस्टम सुधार ले और अपना व्यवस्था सुधार लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक यादव है, मैं यूपी लखनऊ से। कौन सा दिन है आपका हंगर स्ट्राइक? मेरा आज 9th डे है, 9वां दिन। बात कर सकते हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत। क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि 20 जुलाई को जब संसद की ओर मार्च करेंगे, कूच करेंगे, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी इस 28 दिनों में हुए प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सर सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ की पल पल की खबर पड़ रही है। कैसे? सोशल मीडिया के द्वारा, और जो गोदी मीडिया भी यहाँ आती है, ऐसा नहीं कैसे ये पता चल इनको भी बोलने दी। हाँ, और सर रही बात कैमरे जो लग रहे हैं वो बताइए। रही बात 20 मार्च को जो पार्लियामेंट तक मार्च निकलेगा, उसमें गवर्नमेंट को एक प्रेशर पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा, एक मैसेज जाएगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जाएंगे, ऑल इंडिया के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वहाँ जाके पहुँचेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं कि उसके अगेंस्ट हम लोग क्या आगे कदम उठा सकते हैं। सर एक लास्ट जो है मैं संकेत देना चाहूँगा भारत की जनता को, धर्म नहीं अधिकार चाहिए, हर युवा को रोज़गार चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोज़गार है असली मुद्दा इस बार, नफ़रत की राजनीति बंद करो, शिक्षा और रोज़गार की बात करो, हिंदू मुस्लिम का शोर नहीं, रोज़गार से बड़ा कोई दौर नहीं। यूँ तो इस प्रोटेस्ट को युवाओं का प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो शख्स हैं आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, और ये भी इस प्रोटेस्ट में आई हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम माधवी है। माधवी। आप इस प्रोटेस्ट से कब से जुड़ी हैं और क्या मकसद है? मैं प्रोटेस्ट से भीतर अंतरात्मा तो मेरी जुड़ी हुई थी जी, लेकिन मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ, और मैं अपने किसी काम से आई थी दिल्ली, और मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। क्यों लगा आपको कि यहाँ आना? क्योंकि मैं बच्चों को प्यार करती हूँ और मुझे उनकी पढ़ाई के नुकसान होने का बहुत कंसर्न है। मैं बहुत कंसर्न हूँ उनके भविष्य के बारे में और अपने देश के बारे में बहुत कंसर्न हूँ। देखिए, बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं। और दूसरी बात, वांगचू साहब ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत देशभक्त हैं। इनके साथ इनको ये अनशन पर हैं, इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, और इसके पहले सरकार ने इनको जेल में बिना वजह डाल दिया था। ठीक है, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उनको डाला, उनके अपने रीज़न रहे होंगे सरकार के, और अब यहाँ पर वो हैं। अभी तक आपने इस प्रोटेस्ट में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा? इस सरकार पर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है? इतने किसान मरे, कुछ हुआ?
रसातल में चला जा रहा है अपना देश। हमारे हमारा युवा यूथ कहाँ जा रहा है बताइए। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पेपर हमेशा आउट हो जाता है, लीक हो जा रहा है। पैसे इतने, गरीबी, बहुत गरीबी है। अमीरी तो नहीं है हमारे देश में अभी। कहाँ से पैसा जुगाड़ करके, अपना समय लगा के, मेहनत करके, रात दिन करके बच्चे पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाता है, एक बार नहीं, कई बार। और फिर उनका भविष्य क्या होगा? समय गुजर जाता है, उनको न नौकरी मिलती है, न उनकी पढ़ाई पूरी होती है। और हमारा भविष्य, हम तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन उनको कहाँ लेके जाएगी, आप बताइए। क्या लगता है आपको कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ख़ास तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्यों नहीं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं? क्या वजह लगती है? क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है इस्तीफ़ा देने की। किससे इजाज़त नहीं है? आप बताइए किससे? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बॉस होंगे, बॉस ही तो इजाज़त देंगे ना। बॉस ने इजाज़त नहीं दी होगी क्योंकि उनको अपनी हार नज़र आई होगी। इसमें हार और जीत की बात नहीं, देश की बात है, बच्चों की बात है। बच्चों का समझिए। अगर आपके बच्चे होते तो आप शायद कंसर्न होते, लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, वहीं से, पैसे वाले ही से, उनके भी तो बच्चे होंगे। उनको अभाव नहीं है, ये मानती हूँ, लेकिन बच्चों का भविष्य तो उनके भी होगा। आप क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, अपने ज़िंदगी में काफ़ी प्रोटेस्ट आंदोलन देखे होंगे। इस प्रोटेस्ट को लेकर और बाकी प्रोटेस्ट को लेकर क्या आपकी राय है? क्या अलग देखा आपने? प्रोटेस्ट है वो, लेकिन जैसा तुम सोचो कि देखिए ना, हाँ वही डार पर ते चढ़े, बीच तो चढ़ पे ही हो, पेड़े पर ते चढ़ो, सीढ़ी फीढ़ी लगा के सब होता है। तो नींव कमज़ोर लग रही है आपको? नहीं, नींव बहुत मजबूत है, लेकिन जौन अस्त्र छाड़े के चाहे। अब जैसे मान के चलो कि मांग हमारी क्या है, राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जल्दी से जल्दी आप बर्खास्त करो, और जो अगर नाई बर्खास्त करे दम है तो आप जो है स्वयं इस्तीफा दे दो, देश कहाँ बर्बाद न करो। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आई हैं आप? मैं अभी फरीदाबाद से आई हूँ, बट वैसे मैं जम्मू से हूँ। कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट से जुड़े हुए? मैं प्रोटेस्ट के पहले दिन आई हूँ और फिर जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं कुछ समय देने आ जाती हूँ। क्या लगता है आपको कि इस प्रोटेस्ट से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे जितना, आज 16वां दिन हंगर स्ट्राइक का है, प्रोटेस्ट उससे पहले से चालू है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग विच इज़ वर्स्ट, बिकॉज एज अ डेमोक्रेसी ये बनाया आपके लिए इसलिए गया था ताकि आपकी आवाज़ सुनाई दे, देयर वुड बी डिस्कशन। विद नो डिस्कशन आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ नॉट फंक्शनल। सो नो, कोई असर मुझे दिख नहीं रहा है। 20 जुलाई को संसद की ओर कूच करने का आह्वान किया गया है, क्या लगता है आपको कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब आप घर के दरवाजे पे जाके नॉक करने पे भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, देन आई थिंक इज़ दी टाइम जब हमें होपलेस होना शुरू हो जाना चाहिए। मैं पहले दिन भी काफ़ी होपलेस थी, बट बिकॉज सोनम सर वॉज हियर आई गेन्ड अ लिटिल होप। आप उनके साथ हैं? मैं उनके साथ हूँ, मैं सीजेपी के कॉज के साथ भी हूँ। हम सबको होना चाहिए एज अ सिटीज़न, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट सीजेपी एंड द प्रोटेस्ट, आई थिंक द क्वेश्चन शुड फर्स्ट गो टू द एजुकेशन मिनिस्टर. Why are we still here? Why isn't he here to talk and explain himself?